चलिए मित्रों, शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी की गहराई में स्थित समुद्री नीतल के 99.999% हिस्से का अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है। तो अब तक गहरे समुद्र में वैज्ञानिकों द्वारा जितने भी अध्ययन किए गए उनमें 97% अध्ययन केवल 5 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, फ्रांस और जर्मनी द्वारा किए गए हैं। गहरे समुद्र के अध्ययन के लिए उपयोग किए गए साधन कौन से हैं? तो गहरे समुद्र में दृश्यों के चित्र लेने के लिए मानवयुक्त पनडुब्बियां, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, जहाजों से जुड़े टो कैमरों आदि की मदद ली गई है। महासागरीय कटक और कैनियन का तुलनात्मक रूप से अधिक अध्ययन किया गया है। इसके विपरीत समुद्र नीतल पर बड़ी संख्या में प्राप्त अतल मैदानों का कम अध्ययन किया गया है। गहरे महासागर यानी डीप ओशन के विषय में देखते हैं। तो गहरे महासागर को सामान्यतः उस गहराई के नीचे का समुद्र और समुद्री नीतल माना जाता है जहां प्रकाश की उपस्थिति तेजी से कम होने लगती है। आमतौर पर लगभग 200 मीटर की गहराई के नीचे क्षेत्र गहरे महासागर की श्रेणी में आता है। ये 200 मीटर से जितने भी नीचे का क्षेत्र है वो सब गहरे महासागर की श्रेणी में आता है। गौरतलब है कि समुद्र में 200 मीटर की गहराई के नीचे ट्विलाइट जोन शुरू होता है। परिस्थितियां, तो गहरा महासागर ठंडा होता है जहां औसत तापमान केवल 4 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ दबाव अत्यधिक होता है। वास्तव में इतनी गहराई पर जल का दबाव पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से लगभग 40 से लेकर 110 गुना तक अधिक होता है। जैव विविधता की बात करें तो मेसोपेल्जिक जोन 200 मीटर से 1000 मीटर में स्क्विड, क्रील, जेलीफिश और मछलियां बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। इतनी गहराई पर विश्व की 90% मछलियां पाई जाती हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, तो ये महासागरीय नीतल पर पृथ्वी की भूपर पट्टी में स्थित ऐसे छिद्र हैं जहां से भूतापीय रूप से गर्म खनिज युक्त जल निकलता रहता है और इस गर्म जल का सूक्ष्म जीव रासायनिक संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करने में उपयोग करते हैं। महासागरीय नीतल के अध्ययन का महत्व, तो ऊर्जा के स्रोतों तेल, गैस, मीथेन, हाइड्रेट, समुद्री धाराओं आदि के बारे में जानकारी मिलती है। जैव विविधता का उपयोग नई एंटीबायोटिक और कैंसर रोधी दवाओं के विकास के लिए किया जाता है। महासागर के नीतल पर बहुधात्विक नोड्यूल्स बड़ी मात्रा में मौजूद हैं और जलवायु परिवर्तन को समझने, उसका पूर्वानुमान लगाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए भी गहरे समुद्र का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। फिर नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होने वाली पर्यावरणीय मंजूरी को रद्द कर दिया। तो वन शक्ति बनाम भारत संघ 2025 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को खनन परियोजनाओं को पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी देने या EIA अधिसूचना 2006 का उल्लंघन करने वाली इकाइयों को नियमित करने से रोक दिया। EIA अधिसूचना 2006 के तहत किसी परियोजना को शुरू करने से पहले पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यायालय ने यह भी माना कि केंद्र द्वारा जारी की गई ऐसी अधिसूचना अवैध, मनमानी और संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता तथा अनुच्छेद 21 जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का उल्लंघन है। इससे पहले कॉमन कॉज बनाम भारत संघ एवं अन्य 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी की अवधारणा पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के लिए पूरी तरह से अलग है। देखते हैं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के विषय में। तो EIA अधिसूचना 2006 विकास संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले उनके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए एक विनियामकीय ढांचा है। इसने परियोजनाओं को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। श्रेणी ए है राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन, तो केंद्र सरकार यानी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होगी। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्णय किया जाता है। श्रेणी बी है राज्य स्तरीय मूल्यांकन, तो राज्य, संघ राज्य क्षेत्र पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता होगी। राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्तर की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वर्ल्ड हार्ट रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश भारतीय रोगियों की मोटापे के प्रबंधन तक पहुंच उपलब्ध नहीं है। तो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा प्रकाशित द वर्ल्ड हार्ट 2025 ओबेसिटी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिपोर्ट ने दुनिया भर में मोटापे के बढ़ते प्रचलन और उपचार तक पहुंच में कमी को उजागर किया है। देखते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदु। 1990 के बाद से दुनिया भर में वयस्कों में मोटापा 4 गुना बढ़ा है। 1990 में जहां 19.4 करोड़ लोग मोटापे से ग्रस्त थे, वहीं 2022 में यह संख्या बढ़कर 87.8 करोड़ हो गई है। भविष्य का खतरा, तो वर्तमान रुझानों के अनुसार 2050 तक लगभग 2/3 वयस्क ज्यादा वजन के मोटे हो सकते हैं। देखते हैं मोटापे के विषय में। तो WHO के अनुसार मोटापे का अर्थ है शरीर में असामान्य या अत्यधिक वसा का जमा होना जिससे स्वास्थ्य को खतरा होता है। इसे मापने के लिए BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। 25 या उससे अधिक का BMI अधिक वजन माना जाता है और 30 या उससे अधिक का BMI मोटापे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
BMI की गणना किसी व्यक्ति के किलोग्राम में वजन और मीटर वर्ग में उसकी लंबाई में विभाजित यानी किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर करके की जाती है। NFHS 5 के आंकड़ों के हिसाब से कुल मिलाकर 24% भारतीय महिलाएं और 23% भारतीय पुरुष मोटापे से ग्रस्त हैं। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें तो सिस्टम स्तरीय हस्तक्षेप, ऐसे नीतिगत उपाय अपनाए जाएं जो खाद्य उत्पादों के विपणन को विनियमित करें, मीठे प्रयोग पर कर यानी टैक्स लगाएं और स्वस्थ खाद्य विकल्पों पर सब्सिडी दें। दवा तो सरकारों को मोटापे के दवाओं जैसे GLP-1RA की उपलब्धता और वहनीयता का विस्तार करने के प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। अन्य जीवन शैली में हस्तक्षेप, आहार संशोधन, हृदय संबंधी दिशा निर्देशों से मोटापे से संबंधित सिफारिशें आदि शामिल होनी चाहिए। एक बार देखते हैं भारत में मोटापे की वृद्धि के प्रमुख कारण क्या हैं। तो अधिक कैलोरी व कम पोषण वाले आहार, तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और संतृप्त वसा के अधिक सेवन से मोटापा बढ़ता है। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों का उपयोग, तो भोजन की संरचना में बदलाव से मेटाबॉलिज्म और वजन बढ़ने पर असर। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों तक आसान पहुंच, तो पैक किए गए व तुरंत खाने योग्य खाद्य पदार्थों की व्यापक उपलब्धता। शारीरिक निष्क्रियता, तो व्यायाम, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों में भागीदारी में कमी। बाहर खाने की बढ़ती संस्कृति, तो रेस्तरां में अस्वच्छ तरीकों से पकाए गए भोजन का अधिक सेवन और गतिहीन जीवन शैली, तो लंबे समय तक बैठे रहना, अत्यधिक स्क्रीन समय और दैनिक दिनचर्या में न्यूनतम गतिविधि। ठीक है, ये मोटापे में वृद्धि के प्रमुख कारण थे। अब बात करेंगे अगली न्यूज़ की, जो है भारत ने बर्लिन में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मंत्री स्तरीय सम्मेलन में महत्वपूर्ण घोषणाएं की। तो बर्लिन में आयोजित इस उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के 74 सदस्य देशों ने विशेष प्रतिबद्धताएं प्रकट की। इनमें एयरलिफ्ट और त्वरित तैनाती की क्षमताएं, विशेष प्रशिक्षण, तकनीकी सुधार और महिला शांति एवं सुरक्षा एजेंडे को आगे बढ़ाना शामिल है। भारत ने एक त्वरित प्रतिक्रिया बल कंपनी, एक महिला नेतृत्व वाली पुलिस इकाई, एक SWAT पुलिस इकाई और शांति स्थापना प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं भागीदारी की घोषणा की। यह बैठक 2015 न्यूयॉर्क शांति स्थापना सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुई थी। सम्मेलन में शांति स्थापना अभियानों को आधुनिक बनाने, प्रदर्शन में सुधार करने तथा त्वरित तैनाती सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही शांति स्थापना प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए साझा जिम्मेदारी और मजबूत क्षेत्रीय साझेदारी को रेखांकित किया गया था। देखते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत का योगदान। तो सबसे अधिक सैन्य योगदान, भारत अब तक 2,90,000 से अधिक शांति रक्षकों को 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भेज चुका है। वर्तमान में भारत नेपाल, रवांडा और बांग्लादेश के बाद 5,375 कर्मियों के साथ चौथा सबसे बड़ा सैनिक प्रदाता देश है। ऐतिहासिक मिशनों में योगदान, तो भारत ने कोरिया युद्ध के युद्ध विराम और साइप्रस कांगो जैसे मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महिलाओं के लिए रोल मॉडल, तो भारत पहला देश बना जिसने 2007 में लाइबेरिया में पूरी तरह से महिला सैन्य कर्मियों में युक्त टुकड़ी भेजी थी। शांति स्थापना सम्मान, तो 2023 में भारत को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च शांति स्थापना सम्मान डेग हैमरशोल्ड पदक मरणोपरांत भारतीय शांति रक्षकों को प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के विषय में देखते हैं, तो यह 1948 में मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। तैनाती, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा युद्ध विराम और शांति समझौतों का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों की तैनाती की जाती है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सैनिकों को ब्लू हेलमेट के रूप में भी जाना जाता है। यह नाम संयुक्त राष्ट्र ध्वज के हल्के नीले रंग यानी शांति का प्रतीक से लिया गया है। सिद्धांत, पक्षकारों की सहमति से निर्देशित, निष्पक्षता, आत्मरक्षा और अधिदेश की रक्षा के अलावा बल का प्रयोग न करना। फिर नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग 6,000 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की। तो ग्लोबल टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में अपने वैश्विक कार्यबल के 3% अनुमानित लगभग 6,000 लोगों को नौकरी से निकालने की घोषणा की है। इससे सभी स्तरों, टीमों और भौगोलिक क्षेत्रों के कर्मचारी प्रभावित होंगे। इन छंटनी के पीछे के कारणों में प्रबंधन के अनावश्यक स्तरों में कटौती करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित नई प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है। AI कार्यस्थल संरचना को बदलने के लिए किस तरह तैयार है? तो पारंपरिक पिरामिड संरचना, परंपरागत रूप से संगठनों को निचले स्तर के कर्मचारियों के व्यापक आधार, एक मध्यम आकार के प्रबंधकीय स्तर और एक संकीर्ण शीर्ष नेतृत्व स्तर के साथ तैयार किया गया है। यह पर्यवेक्षण और नियंत्रण की परतों के साथ एक पदानुक्रम व स्पष्ट आदेश श्रृंखला को दर्शाता है। आवरग्लास स्ट्रक्चर, तो इस व्यवस्था में AI धीरे धीरे समन्वय, प्रबंधन और निर्णय लेने जैसे कार्यों को संभालता है। इससे शीर्ष स्तर के नेतृत्व को रणनीति और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र किया जाता है। इसके साथ ही ज्ञान कर्मियों का शीर्ष स्तर अपने काम को बढ़ाने के लिए AI का लाभ उठाता है, जबकि निचला स्तर मानवीय भूमिका और AI उपकरणों के मिश्रण में विविधता लाता है। निष्कर्ष, पिरामिड नुमा संरचना से
आवरग्लास स्ट्रक्चर जैसे संरचना की ओर बदलाव इसमें व्यापक परिवर्तन को दर्शाता है कि संगठन एआई युग में किस प्रकार मूल्य सृजन करते हैं। दक्षता पर्यवेक्षण का स्थान ले लेती है, अंतर्दृष्टि निरीक्षण का स्थान ले लेती है तथा रणनीतिक दक्षता पारंपरिक नियंत्रण तंत्रों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। कार्यबल पर संभावित प्रभाव। निचले स्तर की बात करें तो एआई और आरपीए यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन दोहराव वाले क्लैरिकल एवं प्रशासनिक कार्यों को समाप्त कर सकते हैं। मध्य स्तर में एआई आधारित विश्लेषण और निर्णय समर्थन प्रणालियां मध्य प्रबंधन की कई परतों की आवश्यकता को कम करती हैं। उदाहरण के लिए एआई डैशबोर्ड रिपोर्टिंग प्रबंधकों के कई स्तरों को दरकिनार करते हुए सीधे शीर्ष अधिकारियों को जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। उच्च स्तर तो एआई विशेषज्ञों, डेटा वैज्ञानिकों और रणनीतिक विचारकों की मांग में वृद्धि हुई है जो एआई क्षमताओं को व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ संरेखित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पीएसएलवी रॉकेट में तकनीकी खराबी के कारण इसरो का 101वां मिशन विफल हुआ। तो इसरो का पीएसएलवी C61 EOS-09 मिशन पीएसएलवी रॉकेट के तीसरे चरण में तकनीकी खराबी के कारण विफल हो गए। यह 63वां पीएसएलवी मिशन था। अपनी प्रथम उड़ान से लेकर अब तक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान केवल 2 बार विफल हुआ, पहली बार 1993 की प्रथम उड़ान में और दूसरी बार 2017 में। इसके विषय में देखते हैं। पीएसएलवी C61 का उद्देश्य EOS-09 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करना था। इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया था। EOS-09 पृथ्वी का पर्यवेक्षण करने वाला अत्याधुनिक सैटेलाइट है। यह सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार तकनीक से युक्त है। उद्देश्य है अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग के लिए निरंतर और विश्वसनीय रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करना। यह सैटेलाइट किसी भी मौसम में और दिन या रात में पृथ्वी की सतह की हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेने में सक्षम है। पीएसएलवी के विषय में देखते हैं। इसरो द्वारा विकसित भारत का 3rd जनरेशन प्रक्षेपण यान है। यह 4 चरणों वाला रॉकेट है। साथ ही यह भारत का पहला प्रक्षेपण यान भी है जिसमें तरल ईंधन चरण शामिल है। इसका पहला सफल प्रक्षेपण अक्टूबर 1994 में हुआ था। तब से इसकी लगातार सफलता के कारण इसे इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाने लगा। यह पृथ्वी की निम्न कक्षा, भूतुल्यकालिक कक्षा और भू स्थिर कक्षा में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम है। इसमें चंद्रयान 1 2008 और मंगलयान 2013 जैसे प्रमुख मिशनों को भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज़ है स्यूडोमोन्स एरुगिनोसा। तो एक नए शोध में पाया गया कि स्यूडोमोन्स एरुगिनोसा मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक को नष्ट कर सकता है। स्यूडोमोन्स एरुगिनोसा भारत के अस्पतालों में पाए जाने वाले एक आम बैक्टीरिया है। वैज्ञानिकों ने स्यूडोमोनास एरुगिनोसा की एक किस्म में PAP1 नामक एंजाइम को अलग किया, जिनमें केवल 7 दिनों में प्लास्टिक के एक नमूने का 78% तक विघटन कर दिया गया था। इसके विषय में देखते हैं। बैक्टीरिया भारत में 10 से 30% अस्पतालों से होने वाले संक्रमणों के लिए जिम्मेदार होता है। यह आमतौर पर मिट्टी और पानी में पाया जाता है। यह बैक्टीरिया शरीर में मेंखून, फेफड़े, मूत्र मार्ग या सर्जरी के बाद अन्य भागों में संक्रमण कर सकता है। यह प्लास्टिक को अपने एकमात्र भोजन स्रोत के रूप में उपयोग करता है। फिर नेक्स्ट, ग्लोब ईवी आउटलुक 2025। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ग्लोबल ईवी आउटलुक 2025 जारी किया। परिवहन में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी 2024 में वैश्विक स्तर पर बिकने वाली प्रत्येक 4 में से 1 कार इलेक्ट्रिक थी। विश्व में लगभग 50% इलेक्ट्रिक कारें चीन में बिक्री होती हैं। इस तरह चीन सबसे आगे है। एशिया और लैटिन अमेरिका, विशेषकर थाईलैंड, वियतनाम व ब्राजील ईवीएस के ग्रोथ हब के रूप में उभर रहे हैं। अनुमान है कई अनिश्चितताओं के बावजूद विश्व में बिकने वाली कुल कारों में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी 40% से अधिक पहुंचने का अनुमान है। निर्माण तो चीन ईवीएस के उत्पादन में विश्व में अग्रणी बना हुआ है। विश्व में 70% से अधिक ईवीएस का उत्पादन चीन में होता है। दोपहिया और तिपहिया वाहन तो यह 2024 में सबसे अधिक विद्युतीकृत परिवहन क्षेत्रक था। भारत वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक तिपहिया के क्षेत्रक में सबसे तेज वृद्धि दर्ज कर रहा है। वर्ष 2024 में 20% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें पीएमए ड्राइव योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर नेक्स्ट है मोसूरा फेंटोनी। तो वैज्ञानिकों ने मोसूरा फेंटोनी नामक 3 आंखों वाले छोटे समुद्री शिकारी प्रजाति की खोज की। इसे सी मोथ का उपनाम दिया गया है। यह प्रजाति आज से लगभग 50.6 करोड़ वर्ष पहले महासागरों में पाई जाती थी। इसके विषय में देखते हैं। समुद्री जीवों के एक प्राचीन समूह रेडियोडोंट्स से संबंधित था। ये कीट, मकड़ी और केकड़े से संबंधित माने जाते हैं। इस प्रजाति के पास कीटों या केकड़ों जैसे जोड़ों वाले पंजे थे। प्राप्त जीवाश्मों से पता चलता है कि इनके शरीर में 16 खंड थे और गलफड़े भी थे, जिससे ये बेहतर तरीके से सांस ले सकते थे। आकार मानव की एक उंगली के बराबर है। महत्व, इस खोज में वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि ये समुद्री जीव कैसे साधारण कीट जैसे शरीर से विकसित होकर अधिक जटिल रूपों में बदल गए। फिर नेक्स्ट है लैंड पोर्ट। तो भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स के
लैंड पोर्ट से आयात पर रोक लगा दी। विदेश व्यापार अधिनियम 1992 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश से आयात पर प्रतिबंध लगाया है। इसके विषय में देखते हैं। लैंड पोर्ट्स भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थापित किए गए यहाँ यात्रियों और वस्तुओं के आवागमन तथा कस्टम क्लियरेंस की सुविधा उपलब्ध होती है। भारतीय भूमिपतन प्राधिकरण को लैंड पोर्ट्स के निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक संस्था है। भारत में वर्तमान में 15 लैंड पोर्ट संचालन में हैं। कुछ प्रमुख लैंड पोर्ट्स हैं अटारी, अगरतला, तरांग, पेट्रापोल आदि। ठीक है। फिर नेक्स्ट है नॉन बी डीएनए। तो शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि कुछ डीएनए अनुक्रम पारंपरिक डबल हेलिक्स के अलावा वैकल्पिक संरचनाएं भी बना सकते हैं। इन वैकल्पिक रूपों को नॉन बी डीएनए कहा जाता है। यह किसी भी ऐसे डीएनए संरचना को कहते हैं जो सामान्य दाएं घूमने वाली डबल हेलिक्स से अलग होती हैं। इसमें क्रूसीफॉर्म, स्लिप्ड स्ट्रक्चर, ट्रिप्लेक्स, जी क्वाड्रुप्लेक्स, जी डीएनए आदि शामिल हैं। नॉन बी डीएनए को सेलुलर प्रक्रियाओं और जीनोम विकास के विनियमन से जोड़ा गया है। साथ ही ये आनुवांशिक रोगों और कैंसर से भी संबंध है। इसमें उच्च उत्परिवर्तन दर और अस्थिरता है जो संभावित रूप से विकास एवं आनुवांशिक विकारों से जुड़े डीएनए ब्रेक पॉइंट्स एवं गुणसूत्र पुनर्व्यवस्था का कारण बनती है। नेक्स्ट, तुलारे झील। तो कैलिफोर्निया की तुलारे झील का 130 वर्षों के बाद कायाकल्प हो गया है। यह झील बहुत पहले सूख गई थी। कैलिफोर्निया में 2030 की एटमॉस्फेरिक रिवर परिघटना के कारण तुलारे झील का कायाकल्प हुआ है। के विषय में देखते हैं। झील संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत की सैन जो ऑक्विन घाटी में स्थित है। यह कभी मिसिसिपी नदी के पश्चिम में ताजे जल की सबसे बड़ी झील हुआ करती थी। इस झील को केर्न नदी से जल प्राप्त होता है। वहीं केर्न नदी को दक्षिणी सियरा नेवादा में हिमनदों के पिघलने से जल प्राप्त होता है। सिंचाई हेतु संरचनाओं के निर्माण के कारण यह झील सूख गई थी। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए टाचियोकुच नामक जनजाति अपने जीवन यापन के लिए इस झील पर निर्भर है। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन आधारित टीके। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के एफडीए नैनोवावैक्स के प्रोटीन आधारित कोविड वैक्सीन नुवेक्सोविड को मंजूरी दी है। प्रोटीन आधारित टीकों के विषय में देखते हैं। तो ये वैक्सीन सब यूनिट वैक्सीन की एक श्रेणी में आती है जिसमें पॉलीसैकेराइड वैक्सीन और कंजुगेट वैक्सीन भी शामिल होती है। इनमें वायरस के खास प्रोटीन अंश होते हैं जिन्हें इसलिए चुना जाता है क्योंकि वे रोग प्रतिरोधक प्रणाली को सक्रिय करने में सक्षम होते हैं। इन्हें अक्सर एडजुवेंट नामक एक और पदार्थ के साथ मिलाया जाता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया को और बढ़ाता है। ये प्रोटीन अंश अपने आप में हानि रहित होते हैं और बीमारी नहीं फैला सकते। इनका कोई स्वतंत्र कार्य नहीं होता। फिर नेक्स्ट है न्यू कैलेडोनिया। निर्वाचन, मतदाता सूची में बदलाव और राजनीतिक वार्ताओं के विफल होने के बाद न्यू कैलेडोनिया क्षेत्र में फिर से अशांति भड़क उठी है। इससे पहले मई 2024 में वहां दंगे हुए थे। तो न्यू कैलेडोनिया प्रशांत महासागर में स्थित है और यह फ्रांस का अधीनस्थ क्षेत्र है। यह क्षेत्र 1998 के नोमिया समझौते के तहत शासित होता है। न्यू कैलेडोनिया की जनता ने 2018, 2020 और 2021 के 3 जनमत सर्वेक्षणों में स्वतंत्रता को अस्वीकार कर दिया था। हालांकि वहां के देशज कनक समुदाय की स्वतंत्रता की मांग अब भी प्रबल बनी हुई है। इसके विषय में देखते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रांस का एक अधीनस्थ क्षेत्र है। इसमें न्यू कैलेडोनिया द्वीप शामिल है जहाँ राजधानी नोमिया स्थित है। इसके अलावा इसमें लॉयल्टी द्वीप समूह, बेलेब द्वीप और इल दे पा भी शामिल है। न्यू कैलेडोनिया के लगून और प्रवाल भित्तियां वाले पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत विविध हैं। इन्हें 2008 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। फिर नेक्स्ट न्यूज और लास्ट न्यूज है हमारी आंध्र प्रदेश की लोक कलाएं। तो आज के समय में तोलू बोमलाटा, जामू कूला पाटा और तपपेटा गुल्लू जैसी कई पारंपरिक लोक कला विधाएं संरक्षण एवं संरक्षक के अभाव में लुप्त होती जा रही हैं। इसके विषय में देखते हैं आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक कलाओं के। तो तोलू बोमलाटा यह 3री शताब्दी की छाया पुतली कला है। इसमें घुमंतु कलाकार संगीत, कहानी और करतबों के माध्यम से हिंदू महाकाव्यों का मंचन करते हैं। जमुकूला पाटा तो इसे 3 कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एक गायक, पाटकुडू और 2 व्यक्ति को रस में उसका साथ देते हैं। ये गाँव में विशेष रूप से वंचित समुदायों का मनोरंजन करने वाली परंपरागत विधा है। तप्पेटा गुल्लू तो ये एक पारंपरिक भक्ति नृत्य है जिसे चरवाहे देवता गंगमम्मा और वर्षा देवता को प्रसन्न करने के लिए निष्पादित करते हैं। इसमें कलाकार अपने पैरों में घुंघरू बांधते हैं और अपने सीने से बंधे छोटे ड्रम को बजाते हुए भक्ति गीतों पर नृत्य करते हैं। पुली वेशालू तो कलाकारों द्वारा बाघ के रूप में शरीर पर रंग करके समूह में प्रस्तुत किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जिसमें वे शरीर को लयबद्ध ढंग से हिलाते हैं। यह विजय नगरम की प्रसिद्ध लोक कला है। ठीक है, तो ये बात की हमने आंध्र प्रदेश की लोक कलाओं की।
तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।